ये इस केस का नाम है। तो इस केस के फैक्ट बड़े मजेदार हैं। एक ये हाउस है, इसका हाउस मान लीजिए, इसमें एक टेनेंट रहता है, इसके साथ 6 टेनेंट और रहते हैं, मतलब इस हाउस में टोटल 7 टेनेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो जो हाउस का ओनर होता है, ये जो ओनर होता है इसका, ये प्रॉपर्टी सेल करता है, सेल डीड एग्जीक्यूट करता है किसी परचेजर के नाम। देखिए, किसी केस में हमको जो फैक्ट्स पढ़ना होता है तो हमको ये नहीं जानना होता कि क्या क्वांटिटी थी, क्या नाम था, हमको ये सब नहीं जानना है। हमको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए और हमको बेसिक रीजन पता होना चाहिए, कोर्ट ने ये रीजन क्यों दी। ठीक है, तो एक परचेजर, आपको इसका नाम पता होना जरूरी नहीं है, परचेजर आप बोल सकते हैं। एक परचेजर को इसने ये प्रॉपर्टी बेच दिया। अब यहाँ पे जो ये टेनेंट थे हमारे भाई साहब, इन्होंने बोला, इन्होंने 2 चीजें क्लेम की। ये हमारे प्लेंटिफ हुए हैं, इन्होंने प्लेंट किया इसलिए प्लेंटिफ है, तो इन्होंने 2 चीजें क्लेम की हुई हैं। चलिए वो देखते हैं। अब सर में एक टेनेंट है, वो ओनर ने एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया और एक दूसरे परचेजर को वो प्रॉपर्टी बेची है, ये ठीक है, सेल डीड एग्जीक्यूट की है। तो अपने ये टेनेंट भाई साहब जो एक थे, 1 ऑफ द 7, उन्होंने क्लेम किया। क्या क्लेम किया? तो पहला क्लेम किया कि जो डिफेंडेंट है यानी ओनर, जो ओनर है, उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ था। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल मुझसे पहले से किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, प्लस इन्होंने जिसको बेची उससे कंसिडरेशन भी एडिक्वेट नहीं लिया है, कंसिडरेशन भी नहीं लिया है। इन्होंने पहला क्लेम ये किया कि देखिए सर, मेरे से पहले इनका एग्रीमेंट टू सेल हो चुका था, जो कि ओरल एग्रीमेंट ही था, वो रजिस्टर्ड नहीं था, पर ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट टू सेल हमारा हो गया था, और इन्होंने प्रॉपर्टी इस एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद भी बेच दी किसी और को, प्लस जिसको बेची उससे कंसिडरेशन नहीं लिया। इनका पहला क्लेम। ठीक है, क्लेम समझिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये है क्लेम, उन्होंने क्लेम किया गया था। दूसरा क्लेम किया इन्होंने कि मेरे एग्रीमेंट के बाद जो सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुआ है, जो डीड एग्जीक्यूट हुई है, उसका कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? इन्होंने 2 बातें बताई क्यों ऐसा होना चाहिए। पहली बात कि विदाउट कंसिडरेशन है, ये ऐसा पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा कि विदाउट कंसिडरेशन है। इन्होंने बोला कि जो सेल एग्जीक्यूट हुई है उसमें कंसिडरेशन नहीं है, पहली बात, इसलिए वो सब्सिक्वेंट डीड जो है मेरे एग्रीमेंट के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि नोटिस, मतलब ये इस एग्रीमेंट टू सेल का इंफॉर्मेशन या नॉलेज या नोटिस परचेजर के पास था। अगर ऐसा है तो ये डीड एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये लोग डीड एग्जीक्यूट ही कराने गए थे, सेल डीड साइन हो गया तब इसको एग्जीक्यूट कराने गए थे, तो इसी में इन्होंने आपत्ति दिखाई और इन्होंने 2-3 क्लेम किए। पहला क्लेम आपको समझ में आया होगा। पहला क्लेम इन्होंने बोला कि मेरा एग्रीमेंट टू सेल पहले से था और इन्होंने सब्सिक्वेंट डीड के साथ ये बेच नहीं सकते हैं, रीजन बिंग कि इन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। दूसरा चीज कि मेरे एग्रीमेंट टू सेल का परचेजर को नोटिस या इंफॉर्मेशन या नॉलेज पहले से था। ठीक है, और एक और क्लेम किया कि मैं तो एक्चुअल पोजीशन में था, और मैंने आपको बताया कि जो नोटिस होता है उसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है एक्चुअल पोजीशन को हम लोग मानेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ टाइटल। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब कि अगर एक घर है, एग्जांपल लीजिए, एक घर है और आप ये घर ए से खरीदना चाहते हैं, एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, ये सब चीजें समझा चुका, फिर मैं समझा रहा हूँ। ए से आप ये घर खरीदना चाह रहे हैं और वो आता है, वो घर दिखाता है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे 2-3 लोग रह रहे हैं। ठीक, और आपने कुछ पूछा नहीं, इसने कुछ बताया नहीं, अब बाद में आप कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई रह रहा है, या इसने आपत्ति कर दिया आपके ऊपर, तो आप बाद में ये नहीं बोलेंगे कि मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि कोर्ट मान लेगी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा कि यहाँ पे अगर रह रहा है कोई तो उसका कोई ना कोई टाइटल होगा ना, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे हो सकता है ओनर हो, चाहे वो लीज पे हो, कोई तो कोई इसका टाइटल होगा। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में उसका जो भी टाइटल होगा वो मान लिया जाएगा कि आपको उसके टाइटल के बारे में आपको पता था। तो यही भाई साहब ये कह रहे हैं कि देखिए मेरा एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पे,
तो एटलीस्ट उनके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा ना मेरे टाइटल का, ठीक। तो उनके पास नॉलेज था। अब वही मैंने बोला कि जो भी टाइटल होगा उसका नॉलेज उनको मान लिया जाएगा होगा। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए था, और एग्रीमेंट का नॉलेज होगा तो बाद में सेल डीड जो होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ तक कहानी हुई थी, ठीक। कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परचेजर ने क्या बोला। देखिए सिर्फ प्लेंटिफ नहीं बोलेंगे, परचेजर भाई सब बोल रहे हैं। तो परचेजर सेड या परचेजर कंटेंडेड व्हाट, तो वही लाइन आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैं सेल डीड एग्जीक्यूट किया हूं कंसिडरेशन के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज सीधा बोलेंगे कि नो नॉलेज, ठीक है, कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ। बोनाफाइड परचेजर मतलब कि मुझे कोई भी तरह का किसी प्रकार का नोटिस नहीं था किसी के टाइटल से, ठीक है। इनको वो जो एग्रीमेंट था उसका नोटिस इनके पास, सॉरी ये क्या हो गया, इनके पास उस एग्रीमेंट का कोई भी प्रायर नोटिस या कोई भी नोटिस इनके पास नहीं था। इन्होंने क्लेम किया, कोर्ट में इशू बनता है कि जो परचेजर है अपने भाई साहब, क्या उनके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस था या ये एक बोनाफाइड परचेजर है। क्यों ये इशू है, क्योंकि अगर इनके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा तो ये डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले से ये एग्रीमेंट का नॉलेज होता। तो अगर बोनाफाइड निकल गया तो परचेजर अगर बोनाफाइड है तो ये जो चीज़ें हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, और उनके जो बोनाफाइड परचेजर है उनके पास ही प्रॉपर्टी होगी और डीड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया इशू क्यों बनता है ये। चलिए, कोर्ट यह एक बड़ी मजेदार बात कहती है कि देखिए एक्चुअल पोजीशन जो होता है, जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है ऑफ टाइटल, ठीक है। लेकिन कोर्ट कहती है ये इस केस में अप्लाई नहीं होगा। आप सोचें क्यों, तो इसमें रीजनिंग है, प्रॉपर रीजनिंग है। मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो टेनेंट है अपना भाई साहब, लेकिन प्लस 6 और है, मतलब कि इस जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हिस्से में जिसमें वो रहते हैं वो 1/7 ऑफ पोजीशन होगा, ठीक है। मतलब वो इस पूरे प्रॉपर्टी के जिसके सेल डीड की बात चल रही है उसके बहुत छोटे हिस्से में रहते हैं, मान लीजिए इतने में रहते हैं, ठीक। तो वो ये नहीं बोल सकते कि मेरा एक्चुअल पोजीशन पूरा इस पे है, मतलब कि उनका एक्चुअल पोजीशन एक्सक्लूसिव नहीं है, पहले तो एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, प्लस सफिशिएंट भी नहीं है, ये शो करने के लिए कि उनका पोजीशन, उनका जो एक्चुअल पोजीशन है उसको नोटिस मान लिया जाए, ठीक। अब इसमें जो 6 लोग हैं, इनके अलावा जो 6 लोग हैं वो भी रेंट दे रहे थे, और कोई ऐसा कोर्ट के पास प्रूफ नहीं मिला कि वो लोग से इनका रेंट कुछ ज़्यादा था, ये कुछ ज़्यादा रेंट दे रहे होंगे, या इनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, या इनके पास ज़्यादा एरिया था। ये सब इनको कोर्ट के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, या कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला जो ये शो करता हो कि इनका कोई ना कोई एक्सक्लूसिव कंट्रोल था या सफिशिएंट कंट्रोल था इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। और एक केस को कोर्ट रिफर करती है, आप केस में एक बार देख लीजिए, इंग्लिश केस को रिफर करती है, उसमें भी बोला गया था कि अगर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े प्रॉपर्टी का छोटा हिस्सा आप रखते हैं तो उसको एक्चुअल पोजीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, पहली बात। प्लस इसको हम लोग एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशन भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कोर्ट इस रीडिंग में जाती है कि देखिए 1/7, एक तो इतने छोटे हिस्से को हम लोग एक्चुअल पोजीशन के अंदर नहीं मानेंगे, काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन में। अगर करेंगे भी तो भी ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में तो नहीं जाएगा, ठीक है, कोर्ट के पहले रीजनिंग। दूसरी, कहीं किसी भी एविडेंस ये नहीं शो हुआ कि आप ज़्यादा रेंट दे रहे होंगे, है ना, या आपका अफेयर्स में जो होंगे कंट्रोल ज़्यादा होंगे, या ऐसा कुछ शो नहीं हुआ जिससे इनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल दिखाई पड़ता हो। कोर्ट ने बोला कि हेंस इट इज नॉट एन एक्चुअल पोजीशन एंड हेंस इट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू परचेजर, हेंस ही इज बोनाफाइड परचेजर, इसलिए वो सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 केस हमारे थे,